सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत की। समाअत के आगाज़ पर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को दफ़ा 342 का सवालनामा दिया गया, जिस पर बानी PTI ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। बयान मुकम्मल होने के बाद अदालत ने इस्तफसार किया कि आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? जिस पर बानी PTI ने जवाब दिया कि मैंने वही बयान में कहा है कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। आपको इस हवाले से बताएं कि साइफर केस सिफारती डॉक्यूमेंट से मुताल्लिक है जो मुबैना तौर पर बानी PTI के कब्जे से गायब हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का कानून है जो बुनियादी तौर पर जासूसी रोकने के लिए है। जब भी वज़ीर आज़म या वफाकी वज़रा हल्फ उठाते हैं तो उनके हल्फ में ये चीज़ भी शामिल की जाती है कि बहैसियत वज़ीर आज़म या वफाकी वज़ीर जो बात भी उनके इल्म में लाई जाएगी वो मुल्की मफाद में किसी दूसरे के इल्म में नहीं लाएंगे। साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी जुडिशल रिमांड पर जेल में थे और आज उन्हें 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम अपने तज्ज़ियाकारों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। साइफर केस फैसले का PTI वोट बैंक पर भी क्या असर पड़ेगा। लेकिन इससे पहले ये सवाल कि आज का जो फैसला है उसको हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं, मैं तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर दानिश आज हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में, उनके साथ साथ नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजादा जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर दानिश की जाने बढ़ूंगी ये सवाल कि डॉक्टर दानिश साहब, किस तरह से आप इस फैसले को आज के देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की तारीख़ भरी है अदालती अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसलों से, और मुझे आज कहने दीजिए कि पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार तो हम सब लोग हैं, क्योंकि मिन हैसुल कौम हम सब ज़िम्मेदार हैं और एक लिहाज से हम कौम नहीं हैं, हम हजूम हैं। लेकिन जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है, वैसे तो ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व हैं, सियासतदानों को भी कहा जाता है, आपके जजेस को भी कहा जाता है, फ़ौज के चंद जनरल्स भी शामिल होते हैं, मीडिया पर्सन भी शामिल होते हैं, कि ये सब ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान की आज की जो पोजीशन है, कोई इससे बाहर नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, मैं समझता हूँ कि जिसको अल्लाह मियाँ ने ज़्यादा इख्तियार और ताकत दिया है, और वो है अदालत। अदालती फ़ैसला आप देख लें जनाब जस्टिस मुनीर का, किस तरीके से जस्टिस मुनीर ने फ़ैसला दिया, उसके बाद आज तक मार्शल्लाह हमारा पीछा करता है। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस है जिसको किस तरह फांसी दी गई, जिसकी बुनियाद पर आज तक पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत भुगत रही है और हम सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत, और उसको फिर वैलिडेट किया गया और किस तरीके से 3 साल आइन में तरमीम करने की इजाज़त दी गई अनकॉन्स्टिट्यूशनली। वो फिर आप देखिए उसके बाद जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी को किस तरह हटाया गया, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कैसे सज़ा दे के हटाई गई, और फिर मरियम नवाज़ को। तो ये जो फ़ैसला है साइफर का, मैं एक तालिब इल्म ज़रूर हूँ और मैं कोई कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले में भी बहुत झोल है, और ख़ास तौर पे 2 अहम तरीन जो नुकात हैं मैं इसको ज़रूर आपके सामने लाना चाहूँगा। और एक तो नुकता ये है कि जब अदालत ने, क्योंकि यहाँ फंडामेंटल राइट्स की आपने खिलाफ वर्जी की अदालत ने, कि वुकला जो इमरान खान के वुकला थे उन्होंने केस को डिले किया, बिल्कुल गलत किया, उनको मेरिट पे इस केस को करना चाहिए था। लेकिन अगर केस को डिले किया गया तो स्टेट कौंसल जो नामजद किया गया अदालत की तरफ से, ये गैर कानूनी इक़दाम है, क्योंकि स्टेट कौंसल सिर्फ एक बुनियाद पर नामजद किया जा सकता है कि अगर कोई मुल्जिम कोई इस्तेदाद नहीं है वकील करने की, पैसा नहीं है, तब स्टेट्स कौंसिल लाया जाता है। यहाँ आपने मुल्जिम की फंडामेंटल राइट्स को मजरू किया है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ, इस वक्त टाइम नहीं है, कि किस तरीके से केस डिले हुए और वहाँ स्टेट कौंसिल नहीं थी। और दूसरा जो बहुत ही अहम है वो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जो उस वक्त के आपके केस में जनाब बेल के लिए अप्लाई किया था पीटीआई ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी साइफर केस
में बेल देते हुए जो फैसला दिया, जो उसकी मेजर ऑब्जर्वेशन थी कि ये केस मेरिट पे नहीं है। चुनांचे इस केस में जब फैसला दिया गया तो इस ट्रायल कोर्ट के प्रोसिक्यूशन ने उस केस को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसको कवर नहीं किया। चुनांचे इसमें भी नवाज शरीफ साहब की तरह, क्योंकि नवाज शरीफ को आपको भी टेक्निकली बहुत सी हिजेस थी जिसकी बुनियाद पर उनको रिलीफ मिला है। मैं ये समझता हूं कि ये भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल जल्दी में फैसला है जिसका नतीजा ये निकलेगा कि जब ये एपिलेट कोर्ट में जाएगा तो ये ठहर नहीं सकेगा। और इस तरह के केसेस से जो आपने कहा कि वोट बैंक और यकीनन पीटीआई के ऊपर असर हुआ होगा, लेकिन अगर ये सिंपैथी वोट की तरफ चला गया, अगर ये मामला इस तरीके से आया कि ये विक्टिमाइजेशन है, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ये गलत फैसला दिया गया है, तो फिर ये वोट बैंक पाकिस्तान में सिंपैथी वोट बहुत तेजी से इस पे हम डिस्कशन करेंगे वोट बैंक पे, लेकिन मैं चाह रही हूँ अभी पहले हम फैसले पे जो इनिशियल रिमार्क्स हैं, लगारी साहब आप भी समझ रहे हैं ओवरली रश्ड डिसीजन था, जैसे हमारे डॉक्टर दानिश साहब ये वाले बात कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि मुझे इस फैसले से अफसोस हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फ़ैसला गैर आईनी या गैर कानूनी है। ठीक है, मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात की कि क्यों एक आदमी के पास जब एक मौका मौजूद है कि वो अपना दिफा करे तो उसके वकला क्यों गायब हो जाते हैं। हम मुसलसल ये बात देख रहे हैं कि उनके वकला को इस बात से दिलचस्पी थी कि केस बढ़े ही ना, आगे चले ही ना। और जिस तरह से उनका अपना 342 का वो है स्टेटमेंट है, वो तो खुद ही साफ जाहिर करता है कि कापी उनके पास थी। अब कापी उनके पास थी, लहरा वो रहे थे, दुनिया को दिखा वो रहे थे, सब कुछ उसके ऊपर सियासत वही कर रहे थे। वो खुद कह रहे थे कि जनाब हमने इससे खेलना है, और वो गायब हो गया है। जब गायब हुआ है तो जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कैसे हो गई, जब आप खेलते फिर रहे हैं, उसको जगह जगह दिखाते फिर रहे हैं या लोगों को बात ये कह रहे हैं। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि 2 आदमियों ने मिलकर साजिश की है। आप कैसे इस बात को साबित करेंगे कि ये साजिश 2 आदमियों ने, जनरल बाजवा ने और डोनाल्ड लू ने साजिश की? ये उसका जो उनका दफ़ा 342 का बयान है उसके अंदर ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि जनाब ये जो है ये जो साजिश है मेरे खिलाफ, ये जनरल बाजवा ने और जो दोनों अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने किया। तो ये कैसी साजिश थी? आप क्या साबित करेंगे कि दोनों अफराद की कम्युनिकेशन क्या थी, किस तरह से इन्होंने आपस में मुलाकातें की, कैसे जाकर इन्होंने बात की, कैसे साजिश तैयार की गई, और वो साजिश थी उसकी हैसियत क्या थी, साजिश कैसे बनी, ये कौन जाकर बताएगा? भाई आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, वो आइन के आइन मुताबिक थी, आइन उसका कोई उसका रुकावट नहीं बनता है, बल्कि आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो कुछ किया गया वो सब आइन का एब्रोगेशन था, आइन का सबवर्जन था। आप आइन को एबाइंस में रखना था, आइन को खत्म करना था, आइन को तोड़ा गया था फ्लोर ऑफ द हाउस पर। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने वो आर्टिकल 5 पढ़ा, जिस तरह से जो है कासिम सूरी ने आर्टिकल 6 लगा दिया, इन्फोर्स कर दिया और इम्पोज कर दिया और कहा कि मैं ये तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करता हूँ। ये सारे के सारे इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि सज़ा हुई है, मुझे उसका अफसोस है, लेकिन ये नहीं कहूँगा मैं कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी है, बल्कि ताख़ीर जो की गई है उससे तकलीफ होती है, और अगर वो ठीक तौर पर डिफेंस करते तो ये मामला मुख्तलिफ भी हो सकता है। ठीक है, एहतशाम साहब आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये भी बातें हो रही है ना कि ओवरटर्न हो सकता है अपील में, डू यू रियली थिंक? देखें, ये तो आमना इसमें कोई शक नहीं है कि 2 अपील के हक़ हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ें मेरा ख्याल है हमें सबको ज़हन में रखनी चाहिए सारे मामले को। एक इंतहाई हसास मामले को इंतहाई गैर जिसको कहते हैं ज़िम्मेदारी के साथ डील किया बानी पीटीआई ने। दूसरा आप देख लें, अदालत की ज़ुबान में आमना ये कहा जाता है कि वहाँ पे सियासत नहीं होती, आपको आइन और कानून के मुताबिक बात करनी होती। देखें, आज की बात है, मैं इफ़ आई एम रॉन्ग मुझे करेक्ट कर दे को भी मेरा साथी, कि आज उन्होंने क्या कहा था। हमेशा आपने 20 बयान सुने आमना उनके कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने गिराया, हक़ानी ने गिराया, बाजवा ने गिराया, मोहसिन नकवी ने गिराया। आज उन्होंने साइफ़र के मामले में जो आज से पहले कभी बात नहीं की थी, जज ने पूछा कि जी साइफ़र कैसे गुम हो गया, उन्होंने कहा जी 3.5 साल तक कोई चीज़ नहीं गुमी मेरी PM हाउस से या PM सेक्रेटरीट से, ये पहला वाक़या। फिर जो नई बात की, जो मेरा ख्याल है कोई भी कह दे कि ये नई बात है कि नहीं, कि जी साइफ़र जो है ना मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी के ज़रिए बाजवा ने जो है ना वहाँ से चुराया।
अब देखें, अब मुझे बताएं, अदालती ज़ुबान में, आइन की ज़ुबान में ये चीज़ें नहीं चलती। मैं आपको माजी में ले जाऊँ आमना, ये आज से 15 साल पहले डॉक्टर आफरीद सिद्दीकी को जो 85 साल 80 साल की कैद हुई थी एक ज़रा सी गलती की बुनियाद पर, आज भी उनकी तारीख का हिस्सा है कि अमेरिका का जो एक बहुत बड़ा जज था, जो वकील था जो उनका केस कर रहा था, वो सारे लोग कवर करने वाले जो है ना वो कह रहे थे कि केस उठा के फेंक दिया जाएगा। ऑल ऑफ ए सडन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है ना वो आम तौर पे खुद नहीं बोलते, वकील के ज़रिए बोलते हैं। वो कहती थी सारी बातें छोड़े, मैं पाकिस्तान की अमेरिका के साथ सुलह करा सकती हूँ। अब उसका वकील भी जो अमरीकी था वो परेशान हो गया कि मैं केस किस बुनियाद पे बिल्ड कर रहा हूँ और ये खातून ने क्या कह दिया। उसके बाद केस ख़राबी की तरफ चला गया। देखें, जब आप इस तरह की बातें करते हैं, जब आप लॉ पॉइंट से नहीं बात करते, अपने वकला को सही बात नहीं बताते, देखें आप किसी के साथ हमदर्दी कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ैसले आमना पाकिस्तान की तारीख़ में गलत भी हुए हैं, सही भी हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि इतनी हमारी कोई ताबनाक किस्म की हमारी जो है ना वो अदालती तारीख़ है। लेकिन सवाल यह है कि तारीख़ ये भी तो लिखेगी कि आपने क्या किया, मतलब जिस अंदाज से आपने इस केस को डील किया। मुझे बताएं कितने दिनों से उनके वकील पेश नहीं हो रहे थे। भाई स्टेट काउंसिल ने तो देना ही था ना, फिर क्या करती स्टेट, आप मौजूद नहीं है। इसी तरह तोशा खाना केस में भी आप देख लें क्या किया। 10वां वकील आज पेश हुआ है, 9 वकील मामले को डिले करने के लिए कि हर दफ़ा वकील बदल दिया जाए। देखें इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं। ज़मानत हो जाएगी शायद, आगे चल के भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इतना सॉलिड केस है ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जिस अंदाज से आपने सफारती सतह पे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की। आप मुझे आपना बताएं कि आज इस खाली ये नहीं हुआ कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, इनके दौर में आप देख लें हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। ये MBS के बारे में जो टॉक की थी किसको नहीं पता, UAE के चीफ के बारे में क्या बात की थी, उनके बादशाह के बारे में कि इनके बाप क्या किया करते थे। इसी तरह चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब किए। देखिए आप इस मर्तबे पे पहुंच के जब आपको इतनी एक जिम्मेदारी दी जाती है तो आपको देखना पड़ता है कि मैंने क्या बात किस वक्त करनी है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये केस तो इतने सॉलिड बुनियादों पे हुआ। 3 लोग जो है ना जो गवाह थे, डॉक्टर असद मजीद जो है ना, जी जी सर, मुझे जुल्फिकार साहब का भी पॉइंट लेने इस पे मैं उनकी जानिब बढ़ने लगी हूँ। जुल्फिकार साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, मैं तो इसको ये देखता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आज की जो हालात हैं उस हालात में वो ज़िम्मेदार हैं। इमरान खान साहब का तो ये मसला है कि लोग भी, शहर के लोग भी जालिम थे और मुझे भी मरने का शौक़ था। अब उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़, कल तक ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जब उनको कोई आसाइशें मिल रही होती हैं दूसरे की तकलीफ़ पे बहुत खुश होते हैं और जब वो ख़ुद मुश्किल में आते हैं तो फिर वो रो रहे होते हैं। आज बिल्कुल इसी तरह कल तक इमरान खान साहब खुश हो रहे थे दूसरे की तकालीफ़ पे, दूसरे की उनको निकाले जाने पर जो केसेस बन रहे थे, केसेस में ख़ुद भी शामिल थे। आज बिल्कुल वो हो रहा है। सिंपैथी वोट तो ये वक्त बताएगा कि सिंपैथी वोट किस हद तक वो होगा या नहीं होगा, लेकिन केसेस देखें, केस बना इस तरह नहीं है। आखिर केसेस जो कुछ आप लहरा रहे थे, जो कुछ आपने ख़ुद डिस्क्लोज़ किया कि ये देखें मेरे हाथ में ये वो है, ये साइफ़र है, इसको डिसाइफ़र हमने किया और ये लोगों के सामने दिया, तो आपने ख़ुद ही तो मौका प्रोवाइड किया, ख़ुद ही आपने अपने ख़िलाफ़ लोगों को किया। वरना अगर आज ये ख़ुद वो नहीं लहराते तो कौन यकीन करता कि उन्होंने जो है कि ऑफिशियल सीक्रेट को जो है डिस्क्लोज़ किया और लोगों के सामने लेके आए। जब आपने सब कुछ खुद किया, खुद बताते रहे और फिर आप केस, आपके वकला गए नहीं, शायद आपने कहा कि को बॉदर नहीं किया आपने, चीज़ें तो आगे जाएंगी। तो कोर्ट ने उन डॉक्यूमेंट, उन लोगों के, इनके तमाम चीज़ों को सामने रखे हुए देखा। अभी अपीलेट कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि ये ठीक था, गलत था, ठीक है, जो देख लेगा। लेकिन मुझे भी इम्कान कम ही नज़र आता है क्योंकि जो रिकॉर्ड की बुनियाद पर जो कुछ हुआ, बाकी पॉलिटिकली अगर आप उसके देखें, जाहिर है उसके असरात होंगे, पॉलिटिकली बेहतर भी हो सकते हैं, एक हल्के के लिए ख़राब हो सकते हैं, एक हल्के के लिए बेहतर हो सकते हैं। उनके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फिर भुगतना तो सबने भी है। तो सर इस सवाल का भी जवाब दे दें ताकि मैं फिर बाकी पैनलिस्ट के आगे यही सवाल लेकर जाऊँ कि इस केस के फैसले का पीटीआई के वोट बैंक पर किस हद तक असर पड़ेगा? क्या मायूसी पाई जाएगी और वोटर बाहर नहीं निकलेगा? किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जो उनके कमिटेड वोटर्स हैं, जो बिल्कुल उनके वो हैं, वो बढ़ेगा, उससे ज़रूर जो है फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दूसरे हलकों में भी तो वो होगा कि उसको एक्सप्लॉइट करेंगे कि ये देखें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कोई वज़ीर आज़म किसी ओहदे पे होता है, हल्फ अभी आपने शुरू में कह दिया ना कि वो 1923 का कानून है और वज़ीर आज़म और बड़े ओहदों पर चीफ मिनिस्टर्स
वो हल्फ लेते हैं, कहते हैं कि मेरे इल्म में बात लाई जाएगी तो मैं वो जो मुल्की मुफाद में होगा मैं उसको कभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो जाहिर है दूसरे इसको एक्सप्लॉइट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ का वो होगा। हाँ, ज़रूर ये होगा कि लोग उसको अपने हक में भी, जो PTI के लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो कहेंगे कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, विक्टिमाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल फैसला है, ये ज़रूर होगा। राइट। डॉक्टर दानिश, आप किस तरह से देख रहे हैं वोटर पे किस हद तक ये असरअंदाज हो सकता है केस? देखिए, आपने जो पहला सवाल किया था वो फैसला ये था कि फैसला जो अदालत ने किया है वो क्या है जी, तो हमने उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन आपके सामने वाजे कर दी। नो डाउट कि साइफर केस और जिस तरीके से साइफर केस इमरान खान साहब लेकर आगे बढ़े और ये केसेस बने और फिर इसमें तकरीबन 21 गवाहान, जिसमें आपके असद मजीद समेत, आज़म खान समेत सब शामिल हुए और ये उन्होंने अपने अपने एविडेंस दी और उसके बाद 342 के ऊपर क्वेश्चनरीज हुई और इमरान खान साहब आए और उनके वकला ने वो केसेस को डिले किया। देखिए, केसेस को डिले कोई पहली दफ़ा नहीं किया गया, केसेस को डिले किया जाता है, टेक्निकली होता है, कभी इसका फ़ायदा होता है, कभी इसका नुकसान होता है। बहरहाल उस वक्त हमने बात की कि कोई भी शख्स साइफर को जिस तरह एक्सप्लॉइट किया गया और जिस तरीके से दो मेजर नुकसानात हुए थे, एक तरफ अमेरिका से आपके ताल्लुकात ख़राब हुए थे और इस तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, लेकिन कानून, जजेस कानून और आइन देखते हैं। आइन और कानून में मियां नवाज शरीफ साहब का केस है, उसी को उठा लीजिए कि उसमें टेक्निकली जब गलती आई कि कानूनी शहादत में एक सेम केस में 3 सज़ा, 3 प्रोसिक्यूशन, 3 वो नहीं हो सकती, तो उनको रिलीफ मिल गया। तो यहाँ पर भी टेक्निकली बहुत मेजर गलती अदालत से हुई है। बाकी अपीलेट, और आपको पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा इस केस को कलअदम करके वापस भी भेज चुके हैं कि इसको सही तौर पे प्रोसीड करें। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। अब रही बात आपकी कि देखें, इमरान खान साहब का जो काम रहा है, इमरान खान साहब ने जिस तरीके से 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व हैं, साइफर में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जिसका जिक्र मेरे साथियों ने भी किया। अदम एतमाद के बाद वो यकीनन बहुत ख़तरनाक और बहुत ख़राब रहा, लेकिन मैटर यहाँ पर ये आ रहा है कि क्या उसको उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है या एक कॉन्सेप्ट आ रहा है बाहर, एक राय बाहर आ रही है कि क्या ये विक्टिमाइज हो रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब तोशा खाना केस में सज़ा हो गई और सज़ा होने के बाद उनकी सज़ा कलअदम हो गई और कलअदम होने के बाद उनको ज़मानत दे दी गई, लेकिन ज़मानत देने के बाद उनको रिलीव नहीं किया गया। कई केसेस में उनको इन्वॉल्व किया गया, उनके ऊपर आपके केसेस डाल दिए गए, लेकिन अभी तक उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उनको जो इनकी नाअहली थी 5 साल उनको, तो ओवरऑल इमरान खान साहब जेल से नहीं निकल रहे थे 8 फरवरी को और ना उनको जो उनकी सज़ा थी या वो इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन मसला ये था कि उनके वोटर्स मूव कर रहे थे, काम कर रहे थे और उनको ये अंदाजा हो रहा था कि ये जो उनको रोका जा रहा है वो एक विक्टिमाइजेशन है। ये केस मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से, कानूनी तरीके से ये सजा दी जा सकती थी। मियां नवाज शरीफ साहब को भी कानूनी तौर पर सजा दी जा सकती थी। कई कानूनी पॉइंट्स हैं, कोई डिबेट करेगा तो मैं बता दूंगा, इनको भी दी जा सकती थी, लेकिन जिस तरीके से दिया गया है उसका फायदा ये होगा कि इमरान खान को आप रोकेंगे, इसमें इन्वॉल्व तो नहीं करेंगे, लेकिन वोटर्स तो आज़ाद है और अगर उस पर ये असर आ गया, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ रहा है, जिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर और अच्छे वकला ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत सुकम है और ये फैसला कानूनी तौर पर उड़ जाएगा, तो फिर इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा उन लोगों को होगा जो इमरान खान के साथी हैं। लगारी साहब देखें, एक तो ये है कि 8 फरवरी के दिन तक इसके अपील का फैसला आ रहा है, ना इस पर कोई आर्गूमेंट शुरू हो रहा है, ना इस पर जो हमारी बहस से कोई नुक्ता उठाया भी जाएगा कि नहीं उठाया जाएगा, ये बात नहीं है। बात यह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन पर इसके असरात क्या होंगे। पहली बात तो है कि ये इस्टेब्लिश हुआ है, लोग भी जानते हैं कि इस मसले को हवा देना, मुल्क के नुकसान, मफादात को नुकसान पहुंचाना, तो ये हर आदमी पर खुला हुआ है, उनके साथियों पर भी और उनके मुखालफिन पर भी। ये कोई बात छुपी हुई नहीं, ढकी नहीं है, नहीं करना चाहिए था, दुनिया के सामने हुआ है। ऐसा होता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं, ऐसे बहुत से साइफर आते हैं, आप लेकर नहीं करते और फिर पहले कह रहे हैं आप
और इतना अर्सा पहले से आपके पास पड़ा हुआ है, आपको ख्याल है कि यार इसको तो मैंने खेलना है, ये 3 साल पहले अगर चीज़ आपके पास थी तो खेलने के लिए कौन सा मौका आपने तलाश किया, एक बात। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में सिविलियन वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान से लेकर शहबाज शरीफ तक मुझे नहीं नज़र आता है किसी सिविलियन दौर में कि अपोजिशन को जिसमें विक्टिमाइज किया गया हो इस तरह से, इस बुरे तरीके से जितना इमरान खान के दौर में, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौर में विक्टिमाइज किया गया। अपोजिशन को किसी पार्टी को नहीं छोड़ा गया, एक आध को छोड़कर, बाकी जो है सब पार्टियों को, तमाम लीडरों को विक्टिमाइज किया गया, केसेस बनाए गए, किसी एक केस का भी फैसला नहीं हुआ। इनके खिलाफ केस हुआ, केस का फैसला हुआ, अपीलों में जाएंगे जो चीज़ें, अभी भी सज़ा ख़त्म नहीं हुई है, वो वाली जो तोशा खाना वाली है वो सज़ा मुअत्तल हुई है और मुअत्तल होने के बाद उनकी बेल हुई है, ताकि अगर सज़ा में उनको रिलीफ मिलता है तो ऐसा ना हो कि वो जेल में वक्त गुजारें। लेकिन कितने लोगों ने जेल में वक्त गुजारा? एक आदमी ने 14 साल जेल में गुजारे, कोई चीज़ उसके खिलाफ साबित नहीं हुई। ठीक, एक आदमी ने 10 महीने गुजारे, वो इसलिए नाराज शाहिद खाका अब्बासी है कि मैं 12 महीने जेल में पड़ा रहा, मेरा किसी ने आकर नहीं पूछा। सही। तो लोगों ने इनके दौर में अज़ियतें बर्दाश्त की हैं, ये भी लोग जानते हैं, और जो लोग मुतासर हुए थे उनके भी फॉलोइंग है, वो भी ये जानते हैं। तो इसलिए कि ये इनके जहन में वेंडेटा मौजूद रहा है हमेशा, इनके जहन में एक इंतकाम रहा है हमेशा, वो उसका नतीजा खुद भी भुगत रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान के खिलाफ इंतकाम नहीं होना चाहिए, कानून की अमलदारी होनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि हमेशा इसको देखा जाएगा कि रूल ऑफ लॉ कायम है। राइट। एहतशाम साहब, आप क्या देख रहे हैं, प्लीज टू द पॉइंट, क्योंकि वोटर पे क्या असर पड़ेगा इसका जवाब। 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दूं। आमना, देखें अभी जो बात हो रही है ना कि केस उड़ जाएगा, देखें केस की बुनियाद क्या होती है, गवाह और सबूत पे केस चलते हैं ना, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बच्चे को भी पता है। जब 3 बड़े गवाह इसमें हैं, जिन साहब ने, जो हमारे सफ़ीर थे असद मजीद खान साहब, डॉक्टर असद मजीद खान साहब, उन्होंने साइफर भेजा। देखें उन्होंने आके कैबिनेट में क्या बयान दिया, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी में कौंसिल में क्या बयान दिया कि जी ये साजिश नहीं है, ये मुदाखलत है, इस पर डिमाश इशू किया जा सकता है, जो हमने किया। उसके बाद सुहेल महमूद साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका आप देख लें जो इस अदालत में बयान है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बार बार मना किया गया कि इस पर सियासत मत करें, ये सफारती मामलात हैं, इससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। यही बात जो है ना वो बार बार कहते रहे आज़म खान साहब भी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। और आपने देखा जिस तरह हरिडली कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई और जाली मिनट्स बना के तो साइफर को लड़ा के लेके चले गए। देखें केस बड़ा मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ, अगर आपने गवाहों को लेना और बड़े मोतबर गवाह हैं, उनकी अगर गवाही देखनी है तो इतनी आसानी के साथ उनके, मैं नहीं समझता रिलीफ मिलेगा। रहा सवाल कि जी इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं आमना कि इमरान खान ने हमेशा अपना बयानिया ही बेचा है, बयानिया साजी की है, कारकर्दगी नहीं है। और बयानिया तो उसने अपना जो है ना लोगों की खोपड़ियों में ड्रिल करके सुराख करके डाल दिया है, वो तो नहीं निकल सकता, वो अपनी जगह है। तो डेफिनेटली देखे ना, एक सियासी जमात के तौर पे तो पीटीआई ने कभी ऑपरेट ही नहीं किया, वो रॉक स्टार फैन क्लब है, लोग कल्ट फॉलोइंग की बात कर रहे होते हैं, तो वो तो दूसरी बात सुनते नहीं। आपके वीसीओ जानने वाले आमना होंगे, डॉक्टर साहब के होंगे, रगारी साहब के होंगे, रोज़ बहस होती होगी। आप मुझे बताएं, कोई भी बंदा इनका जिनसे भी बात होती है वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इनको कहें कि भी हम भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से इनको सपोर्ट करते रहे हैं, आपके मेरे कंधों पर सवार होकर मीडिया लेके आए थे, आज मीडिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि नहीं सिर्फ हमारी बात मानी जाए, तो ठीक है, इसको थोड़ा बहुत इनको फ़ायदा भी पहुँचेगा। लेकिन आज बाय द वे सारा दिन कोई इसका रिएक्शन नहीं आया। आप इतवार को रोज़ डेफिनेटली लोग निकले थे बाहर, मुख्तलिफ जगहों पे गए थे। सवाल यह है कि इसको सियासत में आमना नहीं घसीटना, ये अदालती आईनी मामला है, इसको गवाहों सबूतों की बुनियाद पे देखना है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि इस पर रिएक्शन नहीं आया, उस पर हम देख रहे थे पीटीआई के जितने भी रहनुमा थे, लीडरान थे, बल्कि इमरान खान साहब ने भी ये अपील की थी कि 8 फरवरी को निकला जाए बस वोट के लिए। आज इस पर एहतजाज करना बनता नहीं है आज के फैसले पे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर टॉपिक्स उन पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो नाजरीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कई साल बाद पाकिस्तान की दर्जा बंदी में नुमायां बेहतरी आई है और पाकिस्तान 140वें से 133वें नंबर पर आ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में पीडीएम दौरे हुकूमत का जायजा भी लिया गया है और करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की गई है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की अहमियत है और एक सारी सूरत हाल में जब हम देख रहे हैं कि हम इलेक्शंस की जानिब बढ़ रहे हैं, मैं
आगाज़ करूँगी एहतशाम साहब से। एहतशाम साहब, कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? देखिए ताज़ा हवा का झोंका है आमना मौजूदा हालात में, जबकि सारी दुनिया में हम करप्शन के मामले में शायद 2-3 मुल्क रह गए हैं, नाइजेरिया और इराक और अफ़गानिस्तान, उससे हम आगे हैं। बाकी तो आप देख लें जहाँ से हम जहाँ चलेंगे, हमारी जुडिशरी 134वें नंबर पे है। तो उस हवाले से देखा जाए तो ये मेरा ख्याल है बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी बहुत ही अच्छी, जिसको कहना चाहिए कि पाकिस्तान के हवाले से करसे के बाद अच्छी खबर मिली है। देखिए सवाल इस वक्त क्या है, सवाल इस वक्त ये है कि जो अभी आप अगर इंडेक्स देखें ना आमना, जो दुनिया का जो नाकाम रियासतें होती हैं उनमें सबसे बड़ा जो 10 पॉइंट्स हैं, उनमें पहला पॉइंट ये होता है कि वो रियासत जो अपने पोटेंशियल यानी जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनसे टैक्स लेने में कामयाब नहीं होती, उनमें पहला नंबर वो बताते हैं कि वो नाकामी होती है किसकी, टैक्स ना लेने की, उनके अदारे की। अभी FBR की हालत देख लें, आज ही हुकूमत ने एक बड़ा फैसला कल किया था कि जी FBR की तंजीम 9 की जाएगी, जिसमें करप्शन की इंतहा है। 3000 वहाँ के अपने लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। और आज आपने देखा क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को रोक दिया कि जी आपका काम नहीं है, आप आगे चल के ये नई हुकूमत बनेगी तो आप ये काम करेंगे। देखिए इस वक्त जो झगड़ा है आमना, झगड़ा इस वक्त इंतकाल इक़्तिदार का नहीं है, शराकत इक़्तिदार का है। आपका मेरा मसला नहीं है, गरीब अमीर का है और हैव नॉट का मसला नहीं है। ये जो हमारे मुल्क में असल लोग हैं ना, जो माफियाज हैं, जिनके लिए सब कुछ हो रहा है वही देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल इन हालात में अगर SIFC काम करती रहती है और जैसा कि अंडरस्टैंडिंग हमें लग रही है कि जो भी हुकूमत आएगी प्रॉबली नून नहीं आना है, तो उनको ये टास्क दिया जाएगा कि जी ये जो काम हो रहे हैं, जहाँ से हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ भी तल्लुकात बेहतर हुए हैं, तो आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये इस वक्त रिपोर्ट हमारे लिए मेरा ख्याल अच्छी है, सामने आ रही है। बिल्कुल शहजादा जुल्फ़िकार साहब, योर टेक ऑन इट। देखिए ये बात ज़ाहिर है अफसोसनाक भी है कि किस हद तक हमारे मुल्क में करप्शन, और यही सबसे बड़ी वजह है हमारा मुल्क तरक्की कर नहीं सका, आगे बढ़ नहीं सका। पॉलिटिकल पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ चीज़ों को दुरुस्त ना करे, चीज़ों को बेहतर ना करे, उस वक्त तक ये चीज़ें बेहतर नहीं हो सकेंगी। फिर नीचे ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी भी है, उसके बाद फिर अदारे हैं मुख्तलिफ, चाहे आप सेमी ऑटोनोमस अदारे हैं, PIA है, रेलवे है, दूसरी चीज़ें, ये सारा कुछ उसी वक्त होता है। और हर शख्स, बल्कि अब तो करप्शन आपके इलेक्शन में इतना आ गया कि 25-30 करोड़ रुपए एक MPA खर्च करता है, और उसके बाद फिर उसकी कोशिश होती है कि किस तरह। ये अफसोसनाक बात है। बहरहाल ये रिपोर्ट की थोड़ी सी चीज़ें बेहतरी, और वो मैं नहीं समझता कि ये इसकी कोई इतनी अहमियत है। असल तो ये है कि करप्शन को हम जड़ से ख़त्म करना तो शायद हमारे ख्वाब में एक ख्वाब ही है हमारा कि पाकिस्तान में करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चलें तो इतना हो जाए कि आज जितना है ये 50 और 60% ख़त्म हो जाए, 30% 20% पूरी दुनिया में गुंजाइश उसकी होती है ना कहीं। रिसोर्सेज हमारे जिस तरह ज़ाया हो रहे हैं, जिस तरह हमारे रिसोर्सेज जिस तरह जा रहे होते हैं, वो मेरे ख्याल में आज केयर टेकर कैबिनेट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, चीज़ें उसी तरह चल रही हैं। और ये रिपोर्ट भी ये पिछले कितने अरसे की है, पूरे साल की है, अब तक है, किस तरह आने वाला क्या होगा, मेरे ख्याल में आने वाले को देखना भी चाहिए और वो करना चाहिए। ठीक है लगारी साहब। देखिए एक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में हमारे पहले भी बड़े सवालात रहे हैं कि उसकी रिपोर्टों की क्या अहमियत है, इसलिए इसी तरह से मैं भी गैलप के जो सर्वेज होते हैं उनके बारे में मेरी अपनी राय ये होती है कि ये बेबुनियाद किस्म के होते हैं, और ये रिपोर्ट के बारे में भी मुझे कोई ज़्यादा खुशगुमानी नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर आपका कोई मसला है दहशतगर्दी और पोलराइजेशन के अलावा अगर कोई सबसे बड़ा मसला है तो वो आपका करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, और उसको हमें एड्रेस करना है। अगर हम इसमें हमारा ग्राफ कुछ बेहतर हुआ है तो हमें उस पर खुश होना चाहिए, लेकिन असल मसला ये है कि हम इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। इस दफ़ा चूँकि कुछ अरसे से वो नहीं हो रही हैं, टक्करियाँ तबादले ये नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर ये हो रहा है ना कि अगर किसी ने तबादला करवाना है, किसी ने अपनी अपॉइंटमेंट करवानी है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, उसके बगैर मुमकिन ही नहीं होता है। ये तो इस तरह से अगर किसी का काम है, फिर थाने पटवार आप जिस जगह चले जाएँ वहाँ पर तो करप्शन के अलावा कोई चीज़ होती ही नहीं है। ऐसा अचानक नहीं है कि माहियत कल्ब हो गई है, लोग नेक हो गए हैं, उनको खौफ खुदा आ गया है और उन्होंने जो है करप्शन छोड़ दी है। करप्शन तमाम इदारों में वैसे ही है। अब अगर इसको काबू पा लेने के लिए कोई कोशिश करता है, संजीदा कोशिश, तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर होगा। और हम इसके लिए दुआगो भी हैं कि करप्शन ख़त्म हो और पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़े। लेकिन जिनसे मामला है आपका चीन के साथ, वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है, वहाँ तो बंदे को खड़े खड़े उड़ा देते हैं। उनके अपनी
पोलैंड ब्यूरो के रुकन जो हैं वो उनको 20 समय सज़ा हुई है और वो सज़ाए मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, बुशी लाई और उसकी बीवी। तो वहाँ पर तो ऐसा है, अब आपके मामले में वो ज़ाहिर दुनिया भी आप पर जोर देगी, भाई कब तक ये सारा कुछ जो खाया पिया जा रहा है इसको बर्दाश्त किया जाएगा, यानी ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इस पर। डॉक्टर साहब जी देखें, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है और इसमें 2023 को ख़ासतौर पर पीडीएम की गवर्नमेंट को इसमें फ़ोकस किया गया है और इस वक्त जो है वो 2023 के हवाले से 133 है, यानी 140 था आपके इमरान खान साहब के दौर में। अगर आप थोड़ा सा इसका तकाबिल जायज़ा ले लें तो मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये इंडेक्स जो है वो 143 तक गया और उसके बाद 137 पे आया जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में, और सबसे कम जो इंडेक्स मिला है वो मियां नवाज शरीफ साहब का दौर है, 117 और 117 इंडेक्स था 2017 में। और उसके बाद ये आपके 2019 में 120 हुआ और फिर 2020 में 124 और फिर 21 और 22 जो कि मियां इमरान खान साहब का दौर है, इसमें ये 140 चला गया था जो कि नीचे आया है। और जाहिर है इसकी वजूहात जो है वो उन्होंने जो बताई है कि जनाब गवर्नेंस बेहतर हुई, कानून की अमलदारी हुई, रियासत ने इस पर तवज्जो दिया, करप्शन रोकने की कोशिश की। लेकिन आमना असल में मसला कहने का ये है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिसर्च करते हैं, जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा गैलप करते हैं, तो ये जो वो काउंटिंग निकालते हैं उसके बड़े क्वेश्चन मार्क चीज़ें हैं जिस पर बहुत सवालात उठ सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज ये बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर क्या टॉप से लेके नीचे तक करप्शन ख़त्म हो गई है? नहीं, कभी भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो अगर मुशर्रफ साहब के दौर में हमें नज़र आती थी, उससे पहले नज़र आती थी, वो आज भी नज़र आ रही है। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि अगर ये इंडेक्स ये चीज़ें आपको ले जाती हैं कि इस सिलसिले में पाकिस्तान बहैसियत पाकिस्तान एक उसके अंदर करप्शन की कमी हुई है, तो उसका एक लेवल है। आप अगर थॉरली देखेंगे तो शायद मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर से करप्शन ख़त्म हुई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की करप्शन उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जो करप्शन होती है उसमें वाइट कॉलर क्राइम्स बहुत बड़ी तादाद में होते हैं जिनकी पकड़ बड़ी मुश्किल होती है। और यहाँ एहतसाब का कानून और आइन और कानून और अदालतें आपको पता है किस किस्म की होती हैं कि कानून भी वही बनाते हैं, जुर्म भी वही करते हैं, सज़ा भी वही देते हैं, ये सब मिले हुए लोग हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये जो रिपोर्ट है इसमें हमें खुश होना चाहिए, इसमें कोई हमें फ़ख्र करना चाहिए। ठीक है, हमारी पैनलिस्ट की राय इस हवाले से आ गई है और जिस तरह से नाजरीन हम ये देख इलेक्शंस करीब हैं, बिल्कुल सर पर हैं। हमने पंजाब के हवाले से बात की कि इस इलेक्शंस में हमें पंजाब में कौन सी पार्टी नज़र आएगी आगे, कराची की हमने बात की और अब हम बात करने जा रहे हैं रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की। 2018 के इंतखाबात में बलूचिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई उनमें से एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी का अक्सरियत हासिल करना भी था। लेकिन 2024 के इंतखाबात से कबल बलूचिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल चुका है क्योंकि अब बाप पार्टी के रहनुमाओं की अक्सरियत पार्टी को खैर बात कह चुकी है। तो इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का मंजरनामा क्या होगा और बलूचिस्तान में मुस्तकिल और मुस्तहकम वोट बैंक किसका है। ये सवाल लेकर मैं बढ़ूंगी शहजादा जुल्फ़िकार साहब की जानिब क्योंकि आप कोयटा में बैठा बेहतर तरीके से मंजरकशी कर सकते हैं। सर क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर? देखें, बिल्कुल आपने जिस तरह बता दिया, इलेक्टेबल्स बलूचिस्तान रकबे के हिसाब से, रिसोर्सेज के इस बात से सारा कुछ वो अपनी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा इधर मसला एक है कि इलेक्टेबल्स हैं वो इन्फ्लुएंशियल हैं, वो सरदार हैं, वो अपने हल्के में असर रखते हैं, वो इलेक्टेबल्स हैं, वो रोलिंग स्टोन्स की तरह इधर उधर भाग रहे होते हैं या उनको भगाया जाता है कि इस दफ़ा आपने उधर जाना है, इस दफ़ा वहाँ जाना है। हमेशा से ये आता है, यही तमाम फेसेस या इनके बड़े 85 में ज़ियाउल-हक साहब के साथ थे, फिर 88 में आए तो IGI और उनके साथ इकट्ठा कर दिया, कोई पीपल्स पार्टी की तरफ भाग गया, फिर मुस्लिम लीग की तरफ, फिर जनरल मुशर्रफ की तरफ, फिर उसके बाद आते पीपल्स पार्टी का जब 2008 में इलेक्शन अब आता है इलेक्शन में तो नवाब असलम रैसानी सिर्फ 8 सीट उनके पास थी पीपल्स पार्टी की, 22 सीटें थीं
पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, और वो भी उन सबको कह दिया कि नहीं जी आप जरदारी साहब, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट बन रही है पीपल्स पार्टी की, तो इन सब का इसी तरह रहता है। और उसके बाद 2013 में फिर उसका नवाज शरीफ को छोड़ के गए, दोबारा उनके साथ गए, ज्वाइन किया। 2018 में ये फिर अलग हो गए, बाप पार्टी बन गई, और 2023 में लास्ट में फिर ये नवाज शरीफ के साथ पास लौटे। तो इस वक्त नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है, और पीपल्स पार्टी के कम से कम कुछ 5 दौरे और बड़े इज्तिमात हुए हैं, जिसमें खुद बिलावल भुट्टो साहब या जरदारी साहब ये भी इन्होंने शिरकत की, और उनको कोशिश उनकी है कि वही इलेक्टेबल्स को वो अपने पास ले आएँ। और दोनों में अब रेस लगी हुई है। पहले तो ये था कि इलेक्टेबल्स बड़ी तादाद में चले गए थे नून के पास, और उसके बाद अब पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है। तो दिखाई ये दे रहा है इन दोनों में से जो भी ज़्यादा वोट लेंगे, कोलिशन हमेशा बनती है, कोलिशन के बगैर गवर्नमेंट कभी नहीं बनी, हमेशा कोलिशन बनती है, छोटी पार्टियां सारे शामिल हो जाते हैं, और आपका चीफ मिनिस्टर हमेशा से अंडर प्रेशर रहता है, ब्लैकमेल रहता है। लगारी साहब, आप क्या सेटअप देख रहे हैं बलूचिस्तान में? कुद्दूस बिजंजो साहब की यही हाल। ठीक है जुल्फ़िकार, मेरा ख्याल है कि एक तो रोल बनता था, वो कितना बनता है नेशनलिस्ट पार्टियों का, नेशनल पार्टी का और बीएनपी का, कि वो कितना रोल बनता है कि वो कितना वोट कैटर कर पाते हैं। और उन्होंने जाकर अलायंस भी किया है जेयूआई के साथ, देखें उसका नतीजा भी एक बहुत अहमियत का हामिल होगा अगर इसको कंसीडर किया जाए। लेकिन वैसे सूरत हाल ये है कि जो बड़े इलेक्टेबल हैं, अपना चीफ ऑफ झालावान सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, सरफराज बुगटी, जनरल कादिर बलूच, ये और बहुत से जो हैं वो पीपल्स पार्टी में गए हैं, और पीपल्स पार्टी की सीटें ज़्यादा लेने के इम्कानात हैं, और उधर भी अच्छे खासे लोग हैं जो PMLN की तरफ गए हैं। लेकिन हैं ऐसे ही, मतलब ये कि आप इनसे ये डिलीवरी का तस्वर करें या ये सोचें कि जनाब ये बलूचिस्तान में जितने वसाइल हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ करेंगे, या बलूचिस्तान को NFC अवार्ड के बाद जितना फंड मिलता है उसको अगर बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो बलूचिस्तान में एक तब्दीली आ सकती है। और असल बात यह है कि कोई ना कोई तो कोशिश करे रिकन्सिलिएशन की तरफ। अगर वहाँ पर कोई गुस्सा पाया जाता है, नाराज़गी पाया जाता है, तो बलूचिस्तान में जो भी मुंतखब वो कम से कम इस तरफ पेशकदमी तो करे, कोई 2 कदम तो आगे बढ़े कि जनाब हम यहाँ से जाते हैं और जो लोग नाराज़ हैं उनके साथ हम बात करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। और अगर उनकी एक शिकायत है कि ये हमारे लोग लापता हो रहे हैं तो उनका भी इलाज होना चाहिए ना। ये कब तक हम इसी तरह से किए रखते हैं रहेंगे। इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो जाहिर है ये पार्टियाँ इसी तरह से ही मुनकसिब हैं, और पीपल्स पार्टी और PMLN ही आगे पीछे एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, तो शाम साहब देखें, हम ना ये जिस अंदाज से बलूचिस्तान को देखते हैं 45% रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का, 4% आबादी के हिसाब से, और जो अभी लगारी साहब बात कर रहे हैं ये NFC में कोई 10 बरस पहले हमने देखा 200% इजाफा होता रहा, उसके बाद जाके कोई रिसोर्सेज उनके बने। लेकिन बदकिस्मती ये आमना कि ये पैसा जो है ना माजत के साथ 80% 90% जो है ना वो ये लोग सरदार खा जाते हैं, MNAs MPs खा जाते हैं, आम आदमी तक नहीं पहुँचता। और इसलिए कहते हैं गुरबत, एब्जेक्ट गुरबत, इंतहा की जो है ना वो बलूचिस्तान में गुरबत है। अब सवाल है कि जी क्या सेटअप बनने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क होगा। हाँ, कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी बड़ा काम कर रही है, लेकिन जिस तरह भी बात हो रही थी JUI की, जिस तरह उनका अख्तर मैंगल के साथ, मुझे लगता है पहली दफ़ा उनके साथ इत्तेहाद हुआ है कि इसके बाद वो क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा अपसेट होगा। ये GD हो, MQM हो, बाप पार्टी हो, सारे आपको पता है कहाँ से इनकी जो है ना वो कड़ियाँ मिलाई जाती हैं, किस तरह इनसे काम लिया जाता है। आपको पता है एक दफ़ा तो 65 के 65 जो MPs थे ना वो काबीना के अपना वज़ीर बन चुके थे सारे के सारे। तो लिहाजा लग रही रहा है कि जो सेटअप जो है ना जिस तरह बताया जाता है हमेशा की तरह वही होगा। अब ये जो इलेक्टेबल्स हैं, सरदार हैं, इन्होंने कभी सियासी जमातों के रूट्स बनने ही नहीं दिए वहाँ पे। नतीजतन ये है कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पे आपको पोलराइजेशन बड़ी कमाल की है, और वो जो पैसा लगाता है, जो इसके रूट नहीं है, जो ट्राइबल चीफ हैं या सरदार हैं, वो अपनी मर्जी करते हैं इसमें। जी ठीक। डॉक्टर दानिश, आप भी समझते हैं कि जिस तरह से बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कुछ इम्पैक्ट वहाँ क्रिएट करने में शायद, देखिए हमें 70 से देखना पड़ेगा। 70 के बाद अगर सियासी मंजरनामे को अगर आप देखें तो उसमें जो वोट पड़ते हैं वो दीनी सियासी जमात हैं जैसे JUI है, या जो आपके कौम परस्त जमातें हैं जैसे पख्तूनख्वा, आपके अवामी आपके पार्टी है,
और इसी तरह कबाइल हैं वहाँ, और आपका जो तीसरा जो वोट होता है जिसमें 62 जो सरदार या अफराद हैं जिसे इलेक्टेबल्स का नाम दिया जाता है, ये सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर सियासी जमातों ने अपने कदम नहीं जमाए और शायद उसकी कई वजूहात हैं। उनमें से एक वजह तो ये है कि बलूचिस्तान की नेशनल असम्बली की सीट बहुत कम होती है, मेरा ख्याल है आज 14 है या 16 है समथिंग। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि यहाँ पर जो वोट है वो आपके इलेक्टेबल्स, आपने देखा 2018 का जो इलेक्शन था उसमें पीटीआई ने 2 नेशनल असम्बली की सीट ली थी और 7 सूबाई असम्बली की ली थी, और पीपल्स पार्टी को 1 सीट भी नहीं मिली थी और पीएमएलएन को जो है वो 1 सीट मिली थी। लेकिन यही सूरत हाल हम उससे पहले के इलेक्शन में देखते हैं तो पीएमएलएन ने मेजर सीट ले ली थी। देखिए ये वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स कहलाते हैं, और ये इलेक्टेबल्स बाप पार्टी में डालकर एक बाप पार्टी बनाई गई, उसकी मखलूत हुकूमत बनी। इससे पहले पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमतें बनी हैं वो भी इन इलेक्टेबल्स को शामिल करके मखलूत हुकूमत बनाई गई। अब सूरत हाल जो ये है कि बाप पार्टी तकरीबन टूट चुकी है और 15 के करीब इलेक्टेबल जो हैं वो पीएमएलएन ज्वाइन कर चुके हैं, और अहम तरीन इलेक्टेबल पीपल्स पार्टी की तरफ भी चले गए हैं, जिसकी बुनियाद पर सही मुकाबला तो इन दोनों का है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पीएमएलएन को एज इसलिए हासिल होगा कि जेयूआई का जो रुझान है वो और कौम परस्त जमातें पीएमएलएन की तरफ ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो देखने को आती है कि क्या वजूहात है कि बलूचिस्तान में बड़ी सियासी जमातें अपना मुकाम नहीं बना सकती हैं। वहाँ 2-3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बात ये है कि इस्लामाबाद का तरीक़ेकार निज़ाम हुकूमत, और दूसरा जो है वो आपके बलूचिस्तान के अंदर जो अर्बन एरिया है हमारे पास वो बहुत कम है। क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल मुख्तसर है। डॉक्टर दानिश का शुक्रिया अदा करूंगी, नज़ीर लगारी साहब, बस शहजादा जुल्फ़िकार साहब, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।